अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन व हज़रात। आज की बैठक में खुशामदीद। आज हम अपने तमाम मेंबरान के साथ यहाँ पर मौजूद हैं। आज एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक के ऊपर हम बात करेंगे जो कि आपकी नज़रों से भी गुज़रा होगा। जैसे कि आप जानते हैं हम लोग सभी यहाँ पर जो मौजूद है इस वक्त डेंटिस्ट हैं, लेकिन हमारा सामना भी मेंटल हेल्थ के इश्यूज़ के साथ होता है। अभी एक निजी यूनिवर्सिटी के अंदर होने वाले वाक़यात आपकी नज़र से भी गुज़रे होंगे और आपको ये सोचने पर मजबूर ज़रूर किया होगा कि आखिर ऐसा क्या हो रहा है हमारे एजुकेशन सिस्टम के अंदर कि लोग इस हद तक, इस लेवल तक आगे जाकर अपने ज़िंदगियों को ख़त्म करने की तरफ जाना चाहते हैं या अपने आप को इस तमाम प्रेशर के अंदर मेंटेन नहीं कर पा रहे। आज हम बात करेंगे इसी टॉपिक के ऊपर और अपनी डिफरेंट आरा आपके सामने रखेंगे ताकि आप इस टॉपिक को मज़ीद बेहतर तौर पर समझ सकें। याद रखिए हमारा यहाँ पर मकसद बिल्कुल भी ये नहीं है कि हम किसी को ब्लेम करें, हम यहाँ पर ब्लेम गेम बिल्कुल नहीं खेलेंगे। हमारा मेन मकसद ये है कि हम आपसे बात कर सकें और आपको इसको समझने पे मज़ीद आपको हम ज़्यादा बेहतर तौर पर समझा सकें कि ये मामला ऐसा अगर हो रहा है तो क्यों हो रहा है। इस चीज़ को सामने रखते हुए हम अपनी आज की बैठक का आगाज़ करते हैं, शुरू करते हैं। जनाब हमारे साथ डॉक्टर नुमान हैं, रजिस्ट्रार हैं। आपको ऑलरेडी मालूम है इनके बारे में, रजिस्ट्रार हैं ऑर्थोडोंटिक्स में। हमारे साथ डॉक्टर अहमद रहीम हैं, ही इज़ अ रजिस्ट्रार एंड मैक्सिलोफेशियल सर्जरी। हमारे साथ डॉक्टर वकास हैं जो कि अपने क्लिनिक्स रन कर रहे हैं शेखुपुरा में और लाहौर में। हमारे पास डॉक्टर अहमद हैं जो हमें आज स्पेशल ज्वाइन कर रहे हैं थोड़ा सा इस बारे में जानने के लिए कि यंगस्टर क्या सोचते हैं करंट सिचुएशन ऑफ एजुकेशन इन पाकिस्तान और क्या मेंटल स्ट्रेस है हम सब के साथ और या हमने क्या इंड्योर किया है। अच्छा सर देखें, स्टूडेंट जो उनसे ना वो प्रेशर सिर्फ एक मार्केट में एक ये बना हुआ है कि सिर्फ मेडिकल की जो पढ़ाई है ना वो बहुत सख्त है। ठीक है, ऐसा नहीं है। पढ़ाई पढ़ाई है, जैसे डिग्री डिग्री होती है। इसलिए चाहे वो फार्मेसी का स्टूडेंट है, चाहे वो बैचलर्स ऑफ ये जो अकाउंट्स हैं इसका है, आर्ट्स का है, कुछ भी है, प्रेशर हर जगह है। ठीक है ना। प्रेशर, वो जो 3 इडियट मूवी थी बड़ी फेमस, वो प्रेशर कुकर यहाँ पे बन रहा है। ठीक है ना। अब बच्चा जो उनसे ना, हमारा मसला यहाँ पे जो मुझे नज़र आया है एक चीज़ कि बच्चा उस प्रेशर को इंटरनली अपने अंदर दबा के रखता है, शेयर नहीं करता। शेयर नहीं करता। जब तक आप वो घुटन अपने अंदर दबा के रखेंगे ना, शेयर नहीं करेंगे, वो घुटन बढ़ती जाएगी, वो प्रेशर जो उनसे ना वो बढ़ता जाएगा। और यही प्रेशर फिर डिफरेंट जो उनसे ना मुख्तलिफ जो उनसे ना वो थॉट्स आना शुरू हो जाती हैं, मतलब गलत रास्ते की तरफ। कुछ लोग ड्रग्स की तरफ जाना शुरू कर देते हैं उस स्ट्रेस को कम करने के लिए। कुछ लोग इस तरह की सुसाइडल अटेम्प्ट्स करना शुरू कर देते हैं। तो मेरा ये मानना है कि पढ़ाई का जो प्रेशर है वो सिर्फ और सिर्फ सिलेक्टेड स्टडीज़ के लिए नहीं है, वो सब के लिए है। हम ये सोचते हैं जी अच्छा थे आर्ट्स कर रहे हैं, इनू की फ़र्क पैंदा है, ऐसी बात नहीं है। ठीक है, स्टूडेंट स्टूडेंट होता है। नहीं 8 साल में जरा कट स्ट्रेस होता है। नहीं नहीं, वो देखें, जनरली स्पीकिंग मेरी नज़र से ये गुजरा है कि मुझे लगता था कि जी मेडिकल का, चूंकि मैं स्टूडेंट हूँ तो शायद यही सबसे मुश्किल चीज़ है। मेरे इर्द गिर्द मेरे कजन्स ने, मेरे दोस्त अहबाब ने आर्किटेक्चर हो गया, डिफरेंट इस तरह के इवन अकाउंट्स हो गया, ये किए हैं। तो मैंने जब उनको देखा है, वो सुबह 8 बजे से लेकर रात 8 बजे तक बैठे हुए हैं, तो मुझे एहसास हुआ कि नहीं भाई, हम नहीं, ये लोग भी उतनी स्ट्रेस से गुजर रहे हैं। बेसिकली वो एक्सप्रेस कर लेते हैं तो शायद इस वजह से उनका थोड़ा सा कम हो जाता है। हर किसी का ना स्ट्रेस लेवल डिफरेंट है ना, हर किसी अब एक तो पहली बात है कि ये जो सोशल मीडिया की जो हमारे इन्फ्लक्स हुआ, जब हम स्टूडेंट थे तब वो नया नया आ रहा था, अब अपने अरूज पर है। अब हर किसी को लोग देते हैं यार ये तो बड़ी परफेक्ट लाइफ गुजार रहा है। एग्जैक्टली। ठीक है, ये तो ऐसे कपड़े पहन के फिर रही है, ये इंस्टाग्रामाइजेशन हो हाँ गया। इंस्टाग्रामाइजेशन हो गई है। और वो कहते हैं जी हम तो बड़े, मतलब ये तो बड़े खुश है, ये तो ये कर रही है, वो कर रहा है, उसके वो ये नहीं, ओवरनाइट मिलियनेयर हो गया। हाँ वो ये नहीं देख रहे कि शायद वो उसके अब्बू के पैसों का हो, उसके सर्कमस्टांसेस डिफरेंट हो, वो ये चीज़ें नहीं देख रहे होते। और बड़ी बात कि फेक हो, मे भी, हाँ मे भी ये कई एक्सप्रेस ये कर रहा हो कि ये शो कुछ और कर रहा हो, ओरिजिनली वो कुछ और हो। मैं एक एग्जांपल है, मैंने खुद देखी थी कि एक बहुत मशहूर कॉफ़ी का ब्रांड है हमारे यहाँ ना, तो उसमें लोग क्या करते हैं आजकल, बॉयज़ जो ये नई हमारे जो लोग हैं वो ख़रीदी, उसके बाद वो पी, एक दफ़ा ले ली 1000-1200 की कॉफ़ी,
उसके बाद ना वो गाड़ी में रख ली कप, फिर उस तो बाद 200 वाला ले लिया, ठीक है, और वो जो है ना उसमें चाय 200 वाली कॉफ़ी चाय डलवा के और ये लेके महफिलों में फिरेंगे, यार मैं तो वो ब्रांड जो है ना वो यूज़ कर रहा हूँ। अच्छा जी, इसमें मैं एक चीज़ ऐड करना चाहूँगा कि हम जब सोशल मीडिया की बात करते हैं ना, तो मेरे नज़दीक सोशल मीडिया इज़ मोर लाइक अ क्लासिफाइड एड। हर बंदा हर चीज़ अपनी बेच रहा है। खुद को बेच रहा है। एग्जैक्टली हाँ। कुछ लोग अपने अपने आप को बेच रहे हैं, कुछ लोग अपनी चीज़ों को बेच रहे हैं, और एट द एंड ऑफ द डे जस्ट लाइक एवरी अदर एडवर्टिजमेंट्स, लाजमी नहीं है कि हर चीज़ बिल्कुल सच सच साबित हो रही हो। आपको जो नज़र आ रहा है वो कभी भी 100% श्योर नहीं होता। लोग फेक लाइफ गुजार रहे हैं सोशल मीडिया पे। Exactly. सारा दिन वो जो उनसा ना वो टेंशन डिप्रेशन पता नहीं क्या, लेकिन वो एक तस्वीर वो डालते हैं उस दिन की कि अगला बंदा परेशान हो जाता है कि यार ये तो मज़े में लाइफ है, इसकी तो लाइफ ही बड़ी ऐसी है, और इसी चीज़ से लोग जो उनसे ना मुतासर होते हैं। अच्छा, इसमें ये भी है कि अपनी डिप्रेशन और अपनी टेंशन कोई नहीं डालता फेसबुक पर। एग्जैक्टली हाँ, ये भी जो है, प्रॉब्लम्स फेस कर रहा है वो कोई भी नहीं जो है ना शेयर कर रहा होता, सारे सिर्फ पॉजिटिव जो है ना वो अपनी जिंदगी का एक एस्पेक्ट से वो शो लोग कर रहे होते हैं। जिनकी लाइफ में थोड़ा सा स्ट्रेस डिप्रेशन टेंशन गुजर रही होता है ना, वो इस चीज को देख के मजीद जो उनसे ना डिप्रेशन चले जाते हैं कि नाउज़बिल्ला अल्लाह ताला जो उनसे ना वो शायद मेरे साथ ही ये बुरा कर रहा है। कोई वैर पे है क्या वो, मेरा? हाँ, वो अगले को तो बहुत खुश रखा हुआ है। अच्छा, आपने एक बात की थी कि ये लोग ना बताते नहीं है पेरेंट्स को, टीचर को। मेरा ख्याल है कि इनकी जो पेरेंटिंग हुई हुई है, जो नई जनरेशन अब है, इनके पेरेंट्स शायद ज़्यादा इनके साथ फ्रैंक है बनस्बत हमारे ज़माने में जो हमारे पेरेंट्स या उनके पेरेंट्स थे। अगर इनको, मेरा नहीं ख्याल ये इशू होना चाहिए कि ये किसी को बता नहीं पाते। अब हमें ना पेरेंटिंग को सामने रखते हुए ना बहुत ज़्यादा केयरफुल रहना पड़ता है जब हम पेरेंटिंग की बात करते हैं। देखें, कोई भी पेरेंट अपने बच्चों के ऊपर अनड्यू प्रेशर जो डाल रहा है या जो उसे लग रहा है वो अपनी बेस्ट नीयत के तौर पे डाल रहे हो, ताकि वो मैक्सिमम जो यील्ड ले सकते हैं उस बच्चे के अंदर से वो ले सकें। तो इसको हम सामने रखते हुए, लेकिन अब आप देखें इस वक्त हमारे हमारे यहाँ जितना ज़्यादा कंपटीशन बढ़ता जा रहा है, जितना ज़्यादा हमारे एजुकेशन सिस्टम पे प्रेशर बनता जा रहा है विद ऑल दोज न्यूअर टेक्नोलॉजीज, न्यूअर एजुकेशनल सिस्टम्स, नए नए तरीक़ेकार से जितना ज़्यादा कंपटीशन बढ़ता जा रहा है, उतना ज़्यादा प्रेशर नॉट जस्ट ऑन स्टूडेंट्स, पेरेंट्स के ऊपर भी उतना ज़्यादा प्रेशर बनता जा रहा पेरेंट्स पे भी बिल्कुल उतना ज्यादा प्रेशर है। अब क्योंकि कीप अप करने के लिए आपको न्यू टेक्नोलॉजी के साथ नया टेक हमेशा आपको रखना पड़ेगा। उसको जब तक आप इनकॉर्पोरेट नहीं करेंगे तो तब तक प्रॉब्लम रहेगी। और अगर पेरेंट्स ही आपके ओल्ड माइंडेड हों या वो इस नई टेक को पसंद करना ना पसंद करते हों, तो वो बच्चों के लिए सोशली जो है वो थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक हो जाता है। आजकल के पेरेंट्स तो यार वैसे भी टेक फ्रेंडली हैं। मेरा 90% पेरेंट आजकल का जो बच्चा है, एक अच्छे कॉलेज यूनिवर्सिटी जा रहा है, अच्छी डिग्री कर रहा है, उनके पेरेंट्स मोस्टली टेक सेवी हैं। ऐसे ही है। सब मतलब जानते हैं। इवन तो हमारी जनरेशन के पेरेंट्स भी सारे टेक सेवी हो चुके बिल्कुल हैं। ऐसे ही दे आर savvy हो एवरीवन आर इन, मतलब हम सब के पेरेंट्स 60s या 70s में, ठीक है, और हर बंदा माशाल्लाह वो यूज़ कर रहे हैं। इनके तो मतलब थोड़ी कम उम्र में होंगे, तो मेरा नहीं ख्याल कि हम पेरेंट्स को ब्लेम करें, क्योंकि मेरा ख्याल है कि ये पेरेंट्स तो बल्कि ज़्यादा लीनियंट है, है। बल्कि ज़रूरत से ज़्यादा लीनियंट एक जो एस्पेक्ट अभी करंट जो सिनेरियोज के अंदर, जैसे ये जो अभी वाक़यात हुए इनमें निकला ना, वो कुछ लोगों ने पॉइंट आउट किया कि इट्स मोर टुवर्ड द एजुकेशनल सिस्टम रेदर देन द इंटरनल स्ट्रेस, कि जी एजुकेशन सिस्टम जो है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रेसफुल एनवायरनमेंट क्रिएट कर रहा है स्टूडेंट्स के लिए, ठीक है। उसके अंदर हमने कुछ लोगों ने नॉमिनेट ये भी किया कि जी टीचर्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा स्ट्रेस क्रिएट कर रहे थे कुछ स्टूडेंट्स के लिए, कुछ स्पेसिफिक स्टूडेंट्स के लिए, जिसमें अटेंडेंस का पूरा ना होना, जिसमें सेंड अप्स के अंदर जो है नंबर्स का कम आना, या सारा कुछ, ये सारी चीज़ें छोटी छोटी हैं जो बीच में ऐड ऑन होते 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 बहुत ज़्यादा एक्सेसिवली बढ़ जाती हैं, और बाद में वही चीज़ स्टूडेंट के लिए एक स्ट्रेसफुल एनवायरनमेंट क्रिएट कर देती है। देखें, एज ए टीचर भी मैं ये कहना चाहूँगा कि हम लोगों को, चाहे हम माँ बाप हैं, चाहे हम टीचर हैं, चाहे हम क्लिनिशियन हैं, चाहे हम बहन भाई हैं, जो भी हैं, एज ए हमें अपने इर्द गिर्द लोगों पे, स्टूडेंट्स पे, बहन भाइयों पे थोड़ा सा ऑब्जर्व करना पड़ेगा कि कौन कैसा चल रहा है, क्योंकि जितना अच्छा आप ऑब्जर्व करेंगे आप लोगों की परेशानियों को समझ पाएंगे, ठीक है ना। टीचर के लिए आपको मतलब 50 की क्लास है ना, तो टीचर को पता होता है डाइस पे खड़े हुए देख के कि यार ये स्टेम कैसा दिख रहा है, ये कैसा दिख रहा है। ईच एंड एवरी स्टूडेंट उसको वहाँ से बिल्कुल नज़र आ रहा होता है, उसको ये भी नज़र आ रहा होता है कि कौन इस टाइम मेरी बात सुन रहा है, कौन नहीं कौन जागा हुआ है, कौन सोया हुआ है, ठीक है, वो सब कुछ नज़र आ रहा होता है।
सिर्फ और सिर्फ अच्छा ऑब्जर्व करें, और अगर आपको लगता है कि यार इस बच्चे को कोई लग रहा है कि कोई मसला है, तो जस्ट उससे आपका ये कह देना, उसको बुला के थोड़ा सा साइड पे होके कि बेटा आप मुझे परेशान लग रहे हैं, तो मसला तो नहीं है, ये उसके लिए बहुत बड़ा जो उनसे ना वो एक इनाम है। वो जो अंदर से घुटन से भरा होता है ना, उसको सिर्फ इतना कह ही दें अगर आप कि यार आप मुझे थोड़ा सा परेशान लग रहे हैं, क्या हुआ है मुझे बताओ, मैं हो सकता है कोई आपका मसला हल कर दूं, तो ये उसके लिए बड़ा रिलीफ का बायस बनता है। ठीक है। डॉक्टर नुमान ने एक बहुत अच्छी बात की है कि हमें अपने स्टूडेंट्स को सुनना चाहिए। अब मैं इसमें थोड़ा सा मज़ीद ऐड करना चाहूँगा। एक्टिव लिसनिंग जो है वो जब हम साइकियाट्रिक सॉल्यूशंस की तरफ जाते हैं या मेंटल हेल्थ के इश्यूज़ के बारे में पढ़ते हैं, तो एक्टिव लिसनिंग इज़ एन इंटेग्रल पार्ट, जिसके अंदर आप इनिशियल जो सिचुएशन है उसको समझने के लिए भी और आउटकम को सेटल डाउन करने के लिए भी आप बहुत अच्छा एक्टिव रोल प्ले कर सकते हैं। तो एक्टिव लिसनिंग इज़ समथिंग कि जिसके अंदर हमें, मुझे लगता है कि हमें अपने ना सिर्फ स्टूडेंट्स को जो कि आपस में पीयर्स बैठे हैं, जो कॉमरेड्स बैठे हुए हैं, या जो अपने जो दोस्त बैठे हुए हैं, उनको इसके बारे में ट्रेन करना होगा। ना सिर्फ उनको, हमें ट्रेन करना होगा अपने टीचर्स को जो इस वक्त इंस्टीट्यूशंस के अंदर अपने फ़राइज़ अंजाम दे रहे हैं। उनको हमें ट्रेन करना होगा कि वो एक्टिवली लिसन कर सकें उन तमाम स्टूडेंट्स को जो वेंट आउट करना चाहते हैं। और अगर वो वेंटिंग आउट हो जाती है तो आई थिंक 50% ऑफ द प्रॉब्लम्स विल बी सॉल्व्ड। प्रेशर कम हो जाता है। एग्जैक्टली, प्रेशर तो इसमें बीइंग ए क्लिनिशियन, क्योंकि मेरा टीचिंग साइड से नहीं है, लेकिन बीइंग ए क्लिनिशियन आप इसको भी ऑब्जर्व कर सकते हैं ना, कि जिस तरह फॉर एग्जांपल ऑर्थोडोंटिक्स एक लंबा प्रोसीजर है, साल 1.5 साल आप एक पेशेंट के साथ इंटरेक्ट करते हो, तो यू गेट टू नो हिम। या स्टूडेंट्स होते हैं most। तो उसमें ये होता है कि बाज़-औक़ात इस तरह होता है कि आपकी ऑर्थो की अपॉइंटमेंट होती है पेशेंट की, और पेशेंट जो है ना बड़ा आपको एंग्शियस लग रहा होता है कि ना बस जल्दी जल्दी कर दो, जल्दी जल्दी कर दो। अब जब उससे पूछा जाए कि भाई क्या हुआ है आज, इस दफ़ा तुम ठीक नहीं लग रहे, क्या हुआ है, तो वो बताते हैं कि जी मेरा कल जो है ना वो फाइनल पेपर है, लेकिन आपकी अपॉइंटमेंट थी ऑर्थो की, तो जो है ना वो मैंने तो वो रखनी थी, तो इसलिए इशू था। अब हमने इतना पाबंद नहीं किया होता कि आपने जो है ना इस एग्जैक्ट डेट को इस एग्जैक्ट टाइम पे आना होता है। आप रिलीफ ले सकते हो, 1 हफ्ते का रिलीफ ले सकते हो आगे पीछे, अगर एग्ज़ाम्स हैं तो यू कैन स्किप एन अपॉइंटमेंट। लेकिन इस चीज़ को अपने फाइनल एग्ज़ाम्स के प्रेशर के साथ ऐड ऑन करना, दैट इज़ नॉट राइट। वहाँ पे फिर हम पेशेंट्स को पहले ही बता देते हैं कि जी अगर आपकी कोई एग्ज़ाम्स वगैरह हैं या आपकी कोई और मसरूफियत है, तो आप हमें पहले बता दें ताकि हम एडजस्ट कर लें उसके अकॉर्डिंग। अच्छा सर, एक जो मैं बात मज़ीद करना चाहूँगा वो ये कि हम इस सारे सिनेरियो में ना प्रेशर पे तो बहुत ज़्यादा बात कर रहे हैं, प्रेशर क्रिएटर पे भी बात कर रहे हैं, ठीक है ना। डेफिनेटली हमारा जो सिस्टम है, हमारी जो यूनिवर्सिटीज़ हैं, लेकिन मैं उनको भी ब्लेम नहीं करता। देखें, यूनिवर्सिटीज़ ने डिसिप्लिन, रूल और रेगुलेशन मेंटेन करवाने होते हैं, वरना तो ये जंगल बन जाए, बिल्कुल फिर तो जंगल का कानून लगेगा इसमें ना। मेरा सर एक पॉइंट तो है कि यूनिवर्सिटीज़ जो सी ना, उनको डेकोरम मेंटेन करने के लिए ये चीज़ें इम्प्लीमेंट, अब 75% अटेंडेंस मोस्टली जगह पे है, वो क्यों रखी गई है? डिसिप्लिन करने के लिए। डिसिप्लिन मेंटेन करें, बच्चा आए सुने, वरना तो आप आज कह दें कि जी ठीक है जी ऑनलाइन लेक्चर पढ़े हुए हैं, एंड पे आके एग्जाम दे दो, कल आपकी यूनिवर्सिटी बंजर हो जाएंगी, कोई भी नहीं आएगा, बिल्कुल। ठीक है ना। और पर्सन टू फिर यही पर्सन जो लोग इंटरेक्शन है वो नहीं रहेगा। यूनिवर्सिटीज सिर्फ डिसिप्लिन आपको यूनिवर्सिटी में रहना नहीं सिखाती हैं, नहीं यार, यही आपको ओवरऑल लाइफ में भी डिसिप्लिन सिखाना सर होता है। यही बच्चे मैट्रिक में, एफएससी में ये 75% अटेंडेंस फॉलो करके आए होते हैं ना। एग्जैक्टली, आप पहले भी तो यही काम करके आए हैं, यूनिवर्सिटी कुछ नया तो नहीं करवा रही है आपसे, ठीक है ना। यूनिवर्सिटी ने तो का स्टाइल तो ज्यादा लीनिएंट है। हाँ, दूसरा क्लास में कोई इस तरह की पाबंदी नहीं है जिस तरह के आपके कॉलेजेस में, स्कूल या कॉलेजेस में होता है कि आपने कांस्टेंट रोज सुबह 8 बजे आना है। अब जिस तरह स्कूल कॉलेजेस में होता है कि आपका अगर 8 बजे नहीं पहुंचे तो दरवाजे बंद है, और यूनिवर्सिटी में इतना लेवरेज आपको है कि अगर आपकी फॉर एग्जांपल एक क्लास छूट गई है तो यूनिवर्सिटी के दरवाजे बंद नहीं होते, ठीक है। आप उसका अटेंडेंस ले सकते हैं, मतलब लेक्चर ले सकते हैं, बाद में टीचर से आकर रिक्वेस्ट कर लें। रिक्वेस्ट कर लेते हैं, टीचर को फ्रॉन तो नहीं होते हैं जैन- टीचर आपको एडजस्ट करते भी हैं, बहुत से कर केसेस देते में हैं। ऐसा होता है। यूनिवर्सिटी में उनको पता है कि बच्चा एक प्रोफेशनल इंस्टीट्यूट में आ गया है, प्रोफेशनल डिग्री लेने आया है, तो वो बच्चे को कहीं ना कहीं कंपनसेट करते हैं। इवन हम अपने क्लिनिक्स में, क्लिनिकल रोटेशंस में भी हम बच्चे जो लेट आते हैं, जो ब्रेक टाइम आधे घंटे का, वो पौने घंटे के बाद आते हैं, हम उनको भी कैटर करते हैं। तो कैटर करने के बाद उनको अटेंडेंस में भी फैसिलिटी। अब सर ये तो बिल्कुल नहीं हो सकता ना कि अब सपोज हम मेडिकल एंड डेंटल को डील करते हैं,
अब बिल्कुल भी तो नहीं हो सकता ना हम बिल्कुल उनको उस पे सॉफ्ट सा एक उनका कर दें, क्योंकि कल को मेडिकल और डेंटल वालों ने एक इंसान की जान के साथ डील करना है। बिल्कुल अगर एक इंसान को की जान बचाने का प्रेशर आप बर्दाश्त नहीं कर पा रहे, जो नहीं कर पाएंगे आज, ये नहीं कर पा रहे, तो वो कल कैसे करेंगे? इतना तो सख्ती करनी पड़ेगी, नहीं तो कल को इन्हीं बच्चों ने कल को हमारा मॉलेज बनना है। थोड़ा सा मेरा ख्याल है कि हमें दीनी पॉइंट ऑफ व्यू को भी टच करना चाहिए। इस पे ज़रा आप बात करेंगे। ये आप बेसिकली आई वुड से कि जो हमारा ओवरऑल एक ओवरव्यू है ना, उसमें इसको किसी भी प्रॉब्लम को ऐसे देखना चाहिए कि वो एक लिमिटेड है, इट इज़ टेम्पररी, वो कंटिन्यू नहीं रहनी, रात के बाद दिन ने आना है, ठीक है। तो कोई भी आपकी प्रॉब्लम है वो सिर्फ वहाँ पे आपकी लाइफ ख़त्म नहीं हो जाती, सारी ज़िंदगी का नहीं है ना, इट इज़ फॉर अ टाइम लिमिटेड है, ठीक है, टाइम बाउंड है। तो अगर आप उस एरिया में स्ट्रेस्ड हैं, उस टाइम फ्रेम में स्ट्रेस्ड हैं, आप सीक आउट कर सकते हैं, हेल्प ले सकते हैं, आप किसी अपने दोस्त से शेयर कर लें, किसी वो तो कहते हैं मशवरा दीवार से भी ले लिया जाए तो कोई मसला नहीं है। तो लेकिन आई वुड से कि अगर आप देखा जाए तो जो हार्डशिप्स और जो प्रॉब्लम्स हमारे पैगंबरों ने सही हैं, वो उनके आगे ये चीज़ें तो बहुत छोटी छोटी हैं। आप फॉर एग्जांपल हज़रत यूनुस का देख लें तो क्या नाम है, उसमें ही वाज इन द बेली ऑफ अ फिश, ठीक है। तो यूसुफ को देख लें, कुएं में फेंक दिया गया, जी। कितने अरसा वो कुएं में रहे बीच में। बिल्कुल ऐसे ही है। तो उस स्टैंस में होते हुए, उस इन्वायरमेंट में होते हुए उन्होंने अल्लाह ताला की जो है ना वो मदद जो है ना वो चाही, और फिर उन्होंने दुआ है उनकी प्रॉपर, ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन। तो उसमें वो ही मतलब उन्होंने भी किसी का सहारा लिया ना, तो अल्लाह से ज़्यादा बेहतर सहारा किसका है? हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हार्डशिप्स देख लें, उससे ज़्यादा तो किसी की भी नहीं। हाँ। बिल्कुल। अब कांस्टेंट स्ट्रेस जो है वो आपको डिप्रेशन में ले जाता है, ठीक है। लेकिन अल्लाह ताला ने और हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें गाइड भी तो किया है ना कि उस चीज़ को कैसे आपने केटर करना है। आप मेन गोल पे फोकस रखें कि आप इस दुनिया में आए किस मकसद से हैं। ये सिर्फ जो आप कर रहे हैं ये दुनियावी जो आपने गेन्स हैं उसके लिए करना है, और एक लिमिट बाद आपने भी वो ख़त्म हो जाना है, वो हर चीज़ फना हो जानी है, ठीक है। लेकिन आप उस मेन गोल को फोकस करके जब एक छोटे गोल के ऊपर इतना स्ट्रेस्ड हो जाएंगे तो वो प्रॉब्लमेटिक हो जाएगा। डॉक्टर साहब, मैं ये आपकी बात का खुलासा ये समझाऊं कि आप कहना चाह रहे हैं कि आज का जो इंसान है ना, मुसलमान, वो शायद दीन से थोड़ा सा बागी हुआ खड़ा है, दूर चला गया है। थोड़ा सा अब रुझान वैसे आना शुरू हुआ है हाँ, अब अल्लाह का यंग शुक्र है, जनरेशन का। सोशल मीडिया हाँ। के जहाँ पर नेगेटिव इफेक्ट्स हैं, देखिए वहाँ वहाँ पे पॉजिटिव भी positive है। बिल्कुल बिल्कुल। एक बात डॉक्टर साहब मैं जो मुझे जहन में आई, और वो ये कि आपने अभी मशवरा लेने की बात की, ठीक है। आज का बच्चा या आज का इंसान ना किसी से मशवरा लेते हुए भी डरता है। सर डरता भी है और ईगो का मैं- मसला मैं भी उस- बना लेता है। हाँ, असल ईगो का मसला मसला ये भी वो बना होता नहीं, है। डरता नहीं है, वो कहता है मैं खुद ज़्यादा जानता हूँ, इन बड़ों को क्या हाँ, पता। exactly। वो ये समझता है कि जी मैं अगर इससे मशवरा लूंगा ना तो मैं शायद फेल हो गया हूँ, तो मैं इससे मशवरा ले रहा हूँ। बिल्कुल ऐसी है। ठीक है ना, ऐसी बात नहीं है। आप अपने दोस्त से बाप से बैठे बात करें, कोई अच्छा सोल्यूशन ही मिल जाता है। बिल्कुल ऐसी है। लेकिन बिल्कुल हम ऐसी है। इगोइस्टिक नहीं, हम एक बड़े अपने बड़े को बुला लेते हैं इस टॉपिक पे। हाँ, हम बिल्कुल भी इगोइस्टिक नहीं है, और हम इसी मसले के ऊपर बात करने के लिए बुला रहे हैं जनाब अजमल रहीम साहब को। अजमल रहीम साहब जो हैं वो एक्स CSP हैं, और अभी करंटली बहुत सारी काउंसलिंग कर चुके हैं, बहुत सारे मेंटल हेल्थ इश्यूज़ के ऊपर भी बात कर चुके हैं, बहुत सारे लोगों के साथ बात कर चुके हैं। सो वी वुड लाइक कि हम थोड़ा सा प्रोफेशनल उनसे भी मशवरा करें कि उनको क्या लगता है कि ये जो एजुकेशन सिस्टम के अंदर एक सडन स्ट्रेस बिल्डअप होना शुरू हो गया है, और ये एक सडन प्रेशर कुकर बनना शुरू हो गया, और उसके जो आफ्टर मैथ हमारे सामने आ रहा है वो इतना ज़्यादा अलार्मिंग है। उसके बारे में हमें क्या करना चाहिए और कैसे हमें इन चीज़ों को आगे लेकर चलना चाहिए, और कैसे हम क्या करें कि हमें इस बारे में ज़्यादा समझ भी मिले और हम इसको सॉर्ट आउट भी कर सकें। सो लेट्स वेलकम डॉक्टर अजमल, मिस्टर अजमल रहीम साहब। सर अस्सलाम वालेकुम जी। सर क्या हाल है? हमें बोली चाहिए उधर। थैंक यू। मैं अब
थैंक यू वेरी मच डॉक्टर साहब। आप मेरे डॉक्टर भी हैं, मैं आपके पास भी आता रहा हूँ, बच्चे सारे डॉक्टर हैं और मैं खुद भी डॉक्टर बनना चाहता था, लेकिन डॉक्टर नहीं बना, मैंने अपने बच्चों को डॉक्टर बना दिया। आप जो स्ट्रेस की बात कर रहे हैं, स्ट्रेस मैनेजमेंट, मैं एस्ट्रोलॉजी में 2 साल इसको पढ़ा और उसके बाद फिर मैंने इस पर रिसर्च की और जो मैं अपने कंक्लूजन जो निकाला, फिर मैंने एक डॉक्टर राफिया हैं जो क्लिनिकल साइकोलॉजी की हेड हैं पंजाब यूनिवर्सिटी में, मैं उनके साथ मिलके भी काम किया, किताब भी लिखी स्ट्रेस मैनेजमेंट पे, नार्सिज्म पे, इस पे बड़ा काम किया। जो मेन चीज़ मुझे जो मैंने, मेरे पास स्टूडेंट्स बहुत आते हैं और ये जो आप जिन बच्चों की, ये तो बड़ा नॉर्मल चीज़ थी, इनके सर्कमस्टांसिस और थे। ज़्यादा जो स्ट्रेस है वो जो मेडिकल कॉलेज पे जो फाइनल ईयर में चले जाते हैं और सब्जेक्ट की भरमार है, वो नंबर एक प्रैक्टिकली हम कम हैं और रटाइज़म ज़्यादा है, उस पे हम ज़्यादा जोर देते हैं कि अभी पास कैसे होना है, ये नहीं। नंबर 2 कि हम जो हमारा प्रोफेशन है ना, जो इनर है, हम उसको नहीं देखते, हम अपने पैशन को नहीं देखते कि हमारी क्रिएटिवनेस क्या है, हम दूसरा सब्जेक्ट ले लेते हैं। मतलब मैं डॉक्टर बनना चाहता था, ठीक है ना, पर मैं डॉक्टर नहीं बन सके, मैं एडमिनिस्ट्रेशन में चला गया एंड आई परफॉर्म वेल। और एक बंदा जो उस फील्ड का है ही नहीं, आप उसको ज़बरदस्ती, एक हमारा यहाँ पे स्टेटस कॉन्शियस भी है। जब हम लोग पढ़ते थे ना, तो उस वक्त एक ही था, मेरा बेटा डॉक्टर बने, मेरा बेटा इंजीनियर बने, और कोई शोबे नहीं थे। बच्चों पे ना उसका प्रोफेशन जो इम्पोज ना करें। एस्ट्रोलॉजी में हम लोग जब देखते हैं तो जो बच्चों का कौन सा शोबा उसको सूट करता है, वो पहले 34 साल टकरे मार मार के वो डिग्री लेता है, उसके बाद फिर वो उस शोबे में कामयाब नहीं होता है। नंबर 2, टीचिंग इज़ वेरी इम्पोर्टेंट आस्पेक्ट। आपके 99% टीचर को टीचिंग आती ही नहीं है। टीचर वो अच्छा होता है जो अपने स्टूडेंट्स को अपनी बात कन्वे कर सके, समझा सके। यहाँ पे तो रटालाइजेशन है, बट टीचर आता है, पढ़ाता है, साथ चाक मारता है, साथ उसकी ह्यूमिलेशन करता है और साथ बदतमीज़ी करता है। उसका पेरेंट्स आ रहे तो पेरेंट्स के साथ बदतमीज़ी करता है, यानी कि फ्रॉन बना हुआ है। मेरे टीवी पे प्रोग्राम पड़े हुए हैं कम्मी बॉस, तो वो लोग जिनको फ्रस्ट्रेशन, ख़ास तौर पे ये जो ट्रेंड ज़्यादा है ना, ये जो PhD FRCP जो आप करते हैं, MD करते हैं, उस पर डॉक्टर हजरात उसमें 80% कमी बॉस है, बुरा ना मानिएगा। वो नहीं चाहते कि मेरा स्टूडेंट कल को मेरे मुकाबले पे खड़ा हो जाए। लेकिन मेरे पास ज़्यादातर इस किस्म के लोग आते हैं, मैं जी PhD हो गई है, 6 साल हो गए मुझे उसने नौकर बना के रखा हुआ है, मुझे बच्चों के भी काम करवाते हैं, स्कूल के भी काम करते हैं। तो मैं थोड़ा सा इसको ये मुझे पूरा एक सेशन चाहिए आप पे बात करने के लिए, मेरे पास इतना कुछ है। 2 किस्म के लोग होते हैं, एक परमानेंट डिप्रेस्ड पीपल जो लेके पैदा हुए, जो नॉन रिपेयरेबल है, ठीक है, जिनको आप कोशिश करें, उनका सन मून जज्बाती नेगेटिव, हर चीज़ नेगेटिव है, उनको तो आप शुरू से पहचान लें कि इस बच्चे को इस तरह ट्रीट करना है कि ये, इसको ज़रा भी आपने ओए किया ना तो ये गिर जाना है। एक होता है टेम्परेरी फेस, जब आपके ऊपर प्रेशर आता है तो आप सस्टेन नहीं कर पाते, उस वक्त आपका जो टीचर का रोल है, आपका रोल है, वो बच्चे के साथ मुकाबला नहीं करना। टीचर को मुकाबला नहीं करना चाहिए बच्चे के साथ। मेरी सिस्टर है, KE से पढ़ी हुई है, वो अमेरिका में पढ़ाती है। मैंने पूछा क्या डिफरेंस है, कहते यहाँ का बच्चा कॉन्फिडेंट बहुत है, और जब मेडिकल कॉलेज में आता है ना, तो वो जो बेसिक चीज़ें जो हमने MBBS में पढ़ी थी वो उनको सारी पता होती, और प्रैक्टिकली हम जोड़ देते हैं। कहते हैं ये ऐसी बातें जो हमें प्रोफेसरों ने बताई ही नहीं, इवन हाउस जॉब में, इवन ट्रेनिंग में छुपा के रखा है, बच्चों को पता है। तो ये माइजरशिप भी एक, ये जो कंजूसी है, ये भी है। दूसरा फैमिली स्ट्रेस है, सोशल मीडिया। अब सोशल मीडिया पे बच्चे, अब वो चैटिंग शुरू आ गए तो एक्सेसिबिलिटी होती नहीं थी, ठीक है ना। मुझे याद पड़ता, मैं MSc बॉटनी कर रहा था, नेवर डेयर टू, इवन घर का खौफ इतना होता था कि किसी लड़की से बात कर जाएं, ठीक है ना। तो यानी एक बड़ा डिसिप्लिन होता था। लेकिन अब यू आर अप्रोचेबल, तो वो भी वहाँ पे, जब बच्चा 18 साल का होता है, उसकी ज़िंदगी में एक चीज़ याद रखिएगा, कोई ना कोई एंटर ज़रूर होता है। उस वक्त उसके पेरेंट्स को उसको बड़ा काउंसलिंग करनी चाहिए।
कई दफ़ा मेरे पास आते हैं तो मेरी बच्चा या बच्ची जो है ना वो बहुत परेशान है, और वो मैंने कहा चेक कर, मैं जब देखता हूँ तो मैंने कहा शी इज़ इन अफेयर या ही इज़ इन अफेयर, और आप उसका कहती ना जी मेरा बच्चा ऐसा हो ही नहीं सकता, ये है ही नहीं। अच्छा, फिर 2 दिन बाद फ़ोन आता है, वो सर आप ठीक कह रहे थे, वाकई शी इज़ ही इज़ इन लव। माँ को पता ही नहीं, बाप को पता ही नहीं। वो फिर बच्चा जो है ना, वो हमारा जो सिस्टम है, बच्चे में आप लेके नीचे से जब ऊपर आते हैं, बच्चे में अब्जॉर्प्शन कैपेसिटी कम है। प्रैक्टिकली हम लोग उसको नहीं तवज्जो देते, वो बेचारा पढ़ पढ़ के फावा हुआ आता है, और फिर उसको पता है रिश्ता नहीं मिलना। लड़की को देते डॉक्टर बन जाएगी तो रिश्ता मिल जाएगा, नहीं मिलेगा, बुढ़ी हो जाएगी। तो ये भी एक हमारा सोशल प्रेशर है। डायलेमा है ना ये, हाँ, तो एक्सपायरी डेट लगा दी। हमने एक्सपायरी डेट एक्सपायरी डेट लगा दी। अच्छा, फिर कई आते हैं 22 साल की उम्र में बच्ची की शादी नहीं हो रही है। भाई वो खुदा के बंदे, वो पुराना ज़माना गया जब बच्ची को 20 साल 21 साल की उम्र में आप घर से निकालते तो सीधी जाके सास के कदमों में गिरती थी, और उसको पता नहीं होता था करना क्या। वो सास की जूतियां भी चाट रही है और मार भी खा रही है, सब कुछ। वी एट मिनिमम एज शुड बी 26 ईयर ओल्ड। जब आपके प्रोफेशन में जब वो हौस जॉब कर ले फिर उसकी शादी करनी चाहिए। अब वो क्या करते हैं, आप उसको बच्ची को आप 4th ईयर में ले आते हैं, अब उसने और फिर उसके गोद में एक बच्चा भी आ जाता है, ठीक है ना, और वो घर का खाना भी पकाओ, घर के कपड़े भी साफ करो, उधर जाके पेपर भी दो, उधर जाके बच्चे को भी संभालो, ये क्या। और फिर और जो सोशल है कि वो लड़का जो है ना वो सिंपल BA पास MA पास, ठीक है, बच्ची का जी डॉक्टर होनी चाहिए। और जब बच्ची को घर लेके आते हैं फिर कहती कुड़िए तू MBBS छड़ तो चल कपड़े तो नौकर भी निकाल देते। कई एग्जाम्पल्स हैं यहाँ पे, ठीक है ना, जो डॉक्टरों को स्ट्रेस में रखता। मैं आपको भी किसी हॉस्पिटल में चले जाएं, आप देखें डॉक्टरों के मुंह, लड़कियों को ख़ास में इतने इतने मुंह हुए होते हैं, स्ट्रेस में होती हैं, और करना कुछ होता है। आप देखें उनके प्रॉब्लम तो सॉल्व करें। आप नंबर 5वां नंबर आप आ जाए, MBBS डॉक्टर को आप देते क्या है? 60,000 रुपये 60,000 रुपये 60,000 रुपये में उसने अपनी फैमिली भी चलानी है, और फिर उसको आप रगड़ा भी लगाते हैं। तो ये भी एक स्ट्रेस है उन पे कि वो किस तरह अपने आप को कोप करें। तो ये इतने मल्टी फैक्टर्स हैं कि अगर मैं आपसे मैंने मेडिकल कॉलेज में बड़े लेक्चर दिए हैं स्ट्रेस मैनेजमेंट में, और उस पर मैंने आई केम टू द कंक्लूजन दैट हर मेडिकल कॉलेज में, हर शोबे में 1 या 2 नार्सिसिस्ट ज़रूर होते हैं। जब भी आप देखें कि फैकल्टी में रेस्टलेसनेस है, डिस्ट्रक्शन है, बच्चा परेशान है, तो समझ लें कि फैकल्टी में एक नार्सिसिस्ट ज़रूर मौजूद है, उसने पूरा माहौल का है। नंबर 1। नंबर 2, मैं बुरा ना मानिए, मैं बड़ा इस चीज़ का होता था कि यार ये ज़ातें शातें कुछ नहीं होती, बंदा सारे बराबर होने चाहिए, ह्यूमन बीइंग एक जैसे होते हैं सबको। मैंने अपनी फील्ड में हर एक हिस्सा, लेकिन एट द एंड मैं किया कि फैमिली बैकग्राउंड भी, गोरा बड़ा समझदार होता था, बड़ी पोस्टों पे उस बंदे को लाता था जो पीछे से ज़रा थोड़ा सा खुले दिल का आता था, ठीक है ना, उसका बैकग्राउंड अच्छा होता था, ही नोज हाउ टू हैंडल द पीपल, ठीक है, और किस तरह उन्हें डील करना है। अब क्या हुआ कि आपकी आर्मी में भी, आपके CSS में भी, आपके मेडिकल में भी कमी ग्रुप ऊपर आ गया। कमी ग्रुप का ये होता है कि वो अपने ज़ात को इतना बड़ा समझता है कि मैंने पता नहीं क्या मैदान अचीव कर लिया, और वो दूसरों को हकारत से देखता है। मैं पिछले दिनों एक गया, वहाँ पे एक डॉक्टर, मैं पूरी बात CO से मिला। अच्छा, उस मेरे साथ एक फादर थे, हमने उनके कहा कि जी उसका प्रॉब्लम है। वो हमें ऐसे चीख के बोला कि जैसे हम डॉक्टर हैं, उसके वालिदैन नहीं हैं। और मैंने उसको फिर कहा कि तो यार तू की चीज़ की है? कहता मैं क्लर्क का बेटा हूँ। मैं कह सीम्स टू बी यू आर क्लर्क का बेटा, साबित कर रहे हो। और क्लर्क में 2 काफ के कुत्ते वाले 2 काफ लगते हैं, तो यू आर बिहेविंग लाइक अ पेरेंट्स विद द पेरेंट्स। एक दफ़ा मैं मिलने गया, डॉक्टर साहब थे, बड़े डॉक्टर हैं, नाम ले दूं उनका, वड़ैच साहब, मैं ले देता हूँ। यकीन करो कि वो इतना अच्छा मिले कि मैं कह यार इस जैसा डॉक्टर जो पेरेंट्स की इज्जत करता है, रिस्पेक्ट करता है, वो भी डॉक्टर था,
ठीक है। और मैंने एक छोटा सा उनको काम किया, बाद में मैं गया, मैं उनको शुक्रिया अदा किया, मुझे बाहर तक छोड़ने आए। यार दिस इज़ द रिस्पेक्ट टू द पेरेंट्स बाय अ टीचर। ठीक है, मेरे पास बड़े वाक़यात हैं जो मैं बता सकता हूँ, लेकिन स्ट्रेस मैनेजमेंट पे आई वांट एन अदर सेशन। उस पर मुझे पूरा आज मुझे आपने बना लिया, लेकिन आई विल गिव अ डिटेल डिस्कशन इन नेक्स्ट टाइम। एक बैठक जो है ना टोटल उनके साथ स्ट्रेस मैनेजमेंट पे करें, ठीक है। और वो मैं आपको बाकायदा सामने स्लाइड्स भी हों, मैं मेडिकल कॉलेज में यकीन करें, मैं जाके मैं स्ट्रेस मैनेजमेंट के लेक्चर दिए। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू काउंसल डॉक्टर स्टूडेंट्स, वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आपने अच्छा डॉक्टर पैदा करना है तो उसको लेके चलें साथ, उस पर प्रेशर मत डालें। उस पर देखिए, आपके पास 2 या 100 डॉक्टरों में से 2 डॉक्टर ही होते हैं ना जो डिप्रेशन में होते हैं। आप उसको भी आइडेंटिफाई नहीं कर पाते, उसको आइडेंटिफाई करें। आपको पता होना चाहिए कि ये क्लिनिकल साइकोलॉजी आपकी है ना, आपके महकमे की है ना, आपके। और इफ डॉक्टर फेल टू आइडेंटिफाई तो फिर किसने करना है? फिर एस्ट्रोलॉजर ने करना है। तो दिस इज द रीज़न एंड आई लाइक दैट यू स्टार्टेड दिस गुड फोरम। मैंने पिछली दफ़ा आपका प्रोग्राम देखा और आई रिपीटेडली लिसन ट्वाइस और थ्राइस एंड इट शुड बी कंटिन्यू। और इसी तरह चले, लेकिन इतना सीरियस ना हुआ करें जितना सीरियस होकर आप बैठे होते हैं। थोड़ा सा डॉक्टर साहब को इतराज दे रहे थे, तुझे तो जितना बुद्धियां मारवा रहे हो, ये मार रहे नहीं, बैठक का मतलब होता है थोड़ा ऑफेंड हो रहे थे। दिस इज नॉट, हाँ दिस इज़ नॉट फोरम के आप किसी का इंटरव्यू कर रहे हैं, दिस इज़ अ डिस्कशन। और डिस्कशन आप वो थोड़ा सा होना चाहिए। मैं अब अपनी मिसाल देता हूँ, मैं एरीज हूँ। आपको बता दूं, जितने एरीज होते हैं वो डेंटिस्ट के पास जाना पसंद ही नहीं करते, डरते हैं, खौफजदा है। ठीक है, अब ये अहमद है ना, अहमद बेटा है मेरा, इसके क्लिनिक घर पे है। एकदम मैं बड़ी पेन में बैठा, मेरे आंसू निकल रहे हैं, मान कर कहता है आए नीचे आ जाओ, मैं आपको रिलीफ दे दूँ। आप आपसे रोई जा रहे हैं, गोलियां खाई जा रहे हैं। मैं कह नहीं, मैं मर जाऊँगा, तो डेंटिस्ट को नहीं जाना। अच्छा, मैं ना और मेरी बेटी भी डॉक्टर है, वो आई मुझे ज़बरदस्ती पकड़ के लेके गई। तो ये कहने लगा अपनी बहन को, अगर इन्होंने मेरे पे हाथ चलाया ना तो मैं आपको पूछूंगा। तो ही इज़ वेरी केयरफुल वाइल डीलिंग विद मी। और फिर इसने मेरा दांत निकाला, मुझे पता ही नहीं चला। ठीक है ना। फिर एक और बड़ा मुश्किल काम था, कहता पापा मैंने नहीं खुद करना, मुझे लगता है कि आप मेरे साथ कोई ना खिलवाड़ कर देंगे। उन्होंने मुझे इनके पास भेज दिया। और डॉक्टर साहब को यही कहा, सर अगर कोई सिर सुर पाट जाए ना तो मैं जिम्मेदार नहीं। बट ही हैंडल्स, मुझे इतने प्यार से डील किया, इतने प्यार से डील किया को मेरी दांत ठीक होगी, निकालनी भी नहीं पड़ेगी। प्रोग्राम करेंगे। आई एम ग्रेटफुल कि आपने मुझे कॉल किया, आप करें, लेकिन इसको ज़रा कंटिन्यू रखें। जरूर। अच्छा, इसमें मैं एक पॉइंट ऐड करना था, जैसे अजहर साहब ने कहा कि पेरेंट्स के साथ ना हमारे ना टीचर्स को डीलिंग करना एक इशू है। अच्छा, मैं बीइंग अ स्टूडेंट भी रहा और फिर बीइंग अ टीचर भी मैं भी हूँ, तो ये उनकी बात बिल्कुल ठीक है। खासतौर पर हमारे मेडिकल और डेंटल साइड पे ना पेरेंट्स के साथ ना डीलिंग टीचर्स को, हायर अप्स को नहीं आती, बड़े बड़े लोगों को नहीं आती। मैं एक छोटी सी एग्जांपल दूंगा, नाम नहीं लूँगा। आई वाज इन अ ट्रेनिंग, तो उसमें मैं अपने एक एक्स बॉस थे मेरे और बड़े अच्छे प्रोफेसर थे, उनके फादर को ट्रीट कर रहा, और मैं, वो मेरे बड़े थे और अंकल भी 70+ थे। तो मैं उनको जब ट्रीट कर रहा था तो मैंने कहा जी अंकल ऐसे कर दे, अंकल वैसे कर दे। तो हमारे एक कंसल्टेंट थे, तो बड़े सीनियर, उन्होंने मुझे डांटा, कहते तुम उनको अंकल क्यों कह रहे हो, उनको उनका नाम लेके साहब साथ ऐड करते चलो, ज़्यादा से ज़्यादा डोंट मेक रिलेशन विद द पेशेंट। मैं थोड़ा सा ठीक है जी, नहीं करता, लेकिन मुझे इस चीज़ बुरी लगी। मैंने कहा एक तो मेरे एक्स बॉस के फादर, पहली बात, दूसरा मेरे एक कुलीग के फादर, ठीक है, तीसरा एक बुजुर्ग, ये जो अंकल हैं, इसमें आपको क्या इतराज़ है? ये हमारे बड़ों का एक एटीट्यूड है, वो बिल्कुल उन्होंने सही कहा कि जी वो अंकल क्यों कहा, वो आंटी क्यों। ओ भाई, अगर तो आपके कुलीग के पेरेंट्स हैं तो आपके अंकल और आंटी हैं। अगर वो कुलीग आपकी उम्र का है या आपसे बड़ा है या इवन थोड़ा सा छोटा है, ठीक है, आप उसके पेरेंट को आप नाम से या बड़े मेरे नज़दीक किसी कुलीग के पेरेंट को फलाना साहब कह के बुलाना डिसरिस्पेक्टिंग।
वो मुन्ना भाई MBBS वाले होंगे ना, तो उसमें भी वो कहते हैं पेशेंट पेशेंट होता है। पेशेंट होता है, उसके साथ कोई रिलेशन। है लेकिन इतनी भी नहीं बात होती। चलें। ले नाज़रीन, आज का प्रोग्राम हम यहाँ पे ख़त्म करते हैं। उम्मीद है आपने आज की बैठक से कुछ ना कुछ नया सीखा भी होगा और ये भी जानने की कोशिश की होगी कि आया हमारा जो रद्द-ए-अमल है इन तमाम हैपनिंग्स के साथ, इन तमाम जो मसाइल क्रिएट हो रहे हैं एजुकेशन सिस्टम में, इनके साथ ये कैसा होना चाहिए। याद रखिए एक बात कि डूबते हुए शख्स को सबसे पहले बचाया जाता है, उसे तैराकी वहाँ पर नहीं सिखाई जाती। हमें इस चीज़ को बावर करना होगा और हमें अपने तमाम तर जो कोशिशें हैं उनको इस तरफ लेके आना होगा ताकि हम एक मसले को आइडेंटिफाई भी कर सकें, फिर उसके बाद उसका हल निकाल सकें। ऐसा नहीं कि फ़ौरन से ये अमल चंद दिनों में हो जाएगा। डेफिनेटली हमें इसके ऊपर काम भी करना पड़ेगा, हमें इसके ऊपर मेहनत भी करनी पड़ेगी, लेकिन इट इज़ जस्ट अ स्टार्ट। इंशाअल्लाह आप लोग हमें दें इजाज़त और हमें याद रखिए अपने दुआओं में, और याद रखिए बात जारी रखनी चाहिए। इंशाअल्लाह हम आपसे दोबारा मुलाकात करेंगे अपने नेक्स्ट बैठक सेशन में। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, अल्लाह निगहबान।